नमस्कार, महासागर जीके में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम कोशिका सिद्धांत एवं इसका संरचना और कार्य के बारे में एक टॉपिक लाए हैं। तो कोशिका से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नाभिक। नाभिक जो है यानी कि केंद्रक, नाभिक मतलब केंद्रक, कोशिका का जो केंद्रक होता है, कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, यानी कि केंद्रक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, जिसको नाभिक भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्रण में क्या होता है? तो अर्धसूत्रण में 3 बातें होती हैं, उस सबको देख लेते हैं। पहला है, अर्धसूत्रण में 2 चरणों में होता है। यह सही है। क्वेश्चन था कि अर्धसूत्रण में क्या नहीं होता है, लेकिन हम लोग जो होता है उसको देख लेते हैं। पहला है कि अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है। दूसरा है, अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोषों जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाती है। तीसरा पॉइंट है, जनन ग्रंथि में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है। अगला प्रश्न है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? सबसे बड़ा नाभिक, यानी कि कोशिका का जो सबसे बड़ा भाग होता है वह नाभिक, जिसको केंद्रक कहते हैं। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना? राइबोसोम कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग जो है केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो लाइसोसोम। लाइसोसोम केवल पशु यानी कि जंतु कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका। अगला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो कोशिका है। अगला प्रश्न है, शरीर में लगी चोट को मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल का विभाजन होता है? तो समसूत्री। समसूत्री विभाजन जो है शरीर के सेलों के बीच में विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन, जो कि मरम्मत के शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए सेल विभाजन का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो न्यूरॉन, यानी कि जंतु कोशिका। पशु कोशिका मीन्स जंतु कोशिका। हम लोग पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में जानते हैं। तो इसमें पूछा है कि जंतु कोशिका की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है जंतु कोशिका की सबसे बड़ी कोशिका है। कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? तो जल। जल जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है किसी भी कोशिका में। कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है? तो विषाणु। विषाणु जो है, विषाणुओं पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका प्रक्रियात्मक यानी कि फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? इसका उत्तर हो जाएगा केंद्रक। केंद्रक जो है कोशिका का सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। अगला प्रश्न, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। मेटाफेज। अगला प्रश्न है, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी और लाल फ्लेवोनॉइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो एंथ्रोसाइनिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो वह है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो कौन सा हो जाएगा?
क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। अगला प्रश्न है पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो वह है सेल्यूलोज। अगला प्रश्न है सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है? तो वह है हैदराबाद में। तो अगला प्रश्न है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट डायग्नोस्टिक कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अगला प्रश्न है जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें क्या होती है? तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका कैसे भिन्न होती है? तो निम्नलिखित कारणों से भिन्न होती है। पहला कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है जंतु कोशिका में, तारक केंद्र होते हैं जंतु कोशिका में, और इसमें क्या होते हैं? हरित लवक नहीं होते हैं जंतु कोशिका में, और हीमोग्लोबिन होते हैं। अगला प्रश्न है किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं? तो कौन है? स्लाइडिन एवं स्वान। स्लाइडिन एवं स्वान जो है यह मूल अवधारणा प्रस्तुत किए कि सभी जीव जो है कोशिकाओं के बने हुए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट प्रोटीन को बोला जाता है। अगला प्रश्न है प्रोटीन के जो निर्माण होता है उसका आधारभूत इकाई क्या है? तो एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड जो है प्रोटीन के आधारभूत इकाई होती है। अगला प्रश्न है प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक है? यानी कि 20 एमिनो अम्ल प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक। एमिनो अम्ल कहाँ मिलते हैं? तो प्रोटीन में। प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल से ही मिलकर बना होता है जिसमें 20 एमिनो अम्ल होते हैं जो कि 10 भोजन से मिलता है और 10 हमारे शरीर में पहले से होता है। तो हम लोग भोजन में 10 एमिनो अम्ल को ही मिलाकर टोटल 20 एमिनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है वो। अगला प्रश्न है अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? तो क्रोमोसोम, यानी कि जो क्रोमोसोम होता है यही क्रोमोसोम में अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। जीन परिवर्तन किसमें होता है? तो जीन डीएनए में भी बताएं कि एक क्रोमोसोम था और इसी से डीएनए मिलकर बना रहता है। ये देखिए जीन था और ये डीएनए है और एक क्रोमोसोम है। तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कांसबर्ग जो है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। अगला है मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है, यानी कि 23 जोड़ी जोड़ा में पूछेगा तो 23 जोड़ी, और अगर टोटल पूछेगा तो 46। एक क्वेश्चन बहुत बड़ा है यहाँ। अगला प्रश्न है किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहा गया है? तो डब्ल्यू बेंटन जो है आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स बोला, जेनेटिक्स। अगला प्रश्न है आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। यही जो आरएनए जो है एमिनो एसिड को चुनकर राइबोसोम के पास पहुंचा देता है, आरएनए के पास, और ये जो है प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। अगला है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि ये जो है कोशिकाओं को अगर ये कोशिका है इसमें अगर लाइसोसोम है, अगर ये लाइसोसोम अगर फट जाता है तो पूरी की पूरी कोशिका मर जाती है, इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये है हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन का इन्होंने संश्लेषण किया था कृत्रिम ढंग से, लैब में प्रोटीन का संश्लेषण किए थे हरगोविंद खुराना, इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है सजीवों की पहचान क्या होती है? तो सजीव आखिर
उसका पहचान क्या है, सजीवों को क्या क्या लक्षण होने चाहिए सजीवों में जिससे यह मालूम हो जाए कि वह सजीव है। तो पहला होता है सजीव में श्वसन होता है। श्वसन पेड़ पौधों में होता है, जंतु में होता है। तो चलिए दोनों में श्वसन हो गया तो इससे पता चल जाएगा। दूसरा होता है प्रजनन, यानी कि पेड़ पौधे अपने जैसे संतान को जन्म दे देते हैं, जंतु भी देते हैं। रक्त संचरण, इसमें जाइलम फ्लोएम होते हैं, इसमें कि संचरण होता है, इसमें भी संचरण होता है। यानी कि श्वसन, प्रजनन और रक्त संचरण अगर ये तीनों अगर मौजूद है तो आप कह सकते हैं कि वह सजीव है। वनस्पति कोशिका यानी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है, तो कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जो है पादप में उपस्थित होती है और जंतु में उपस्थित नहीं होती है। इससे मालूम होता है कि वह अंतर है, इन दोनों में अंतर स्पष्ट कोशिका भित्ति से होती है। अगला प्रश्न है, एक कोशिका साइटोप्लाज्म किस झिल्ली से जुड़ी रहती है, तो है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली जो है साइटोप्लाज्म से जुड़ी रहती है। अगला है, कोशिका के 4 अवयव में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जंतु के कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। वह है लवक। लवक हो गया, कोशिका भित्ति हो गया। अगला है, कोशिका की गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो किसके द्वारा होती है, न्यूक्लियस द्वारा। हो गया राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब जो है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक द्वारा जो है नियंत्रित होती है। यही सबको नियंत्रण करके रखता है। अगला है, अब सुलेमित कीजिए क्या चीज, लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है आत्महत्या की थैली है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है। डीएनए क्या है, गुणसूत्र है, सुलेमित है ऑलरेडी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो महासागर जीके को सब्सक्राइब कर दें, महासागर जीके को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक कर दें और अपने दोस्तों में क्या करें, शेयर।